बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ आवर में हम आपसे आपकी सेहत से मुतालिक बेशुमार टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये एक जनरल हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में आपकी सेहत से मुतालिक कोई भी सवाल पैदा हो रहा है तो ज़रूर हमें टेलीफोन कर मिलाइए। ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, हर सैटरडे 3 से 4 बजे होता है और फिर हफ्ते की रात को 12 बजे ख़ास तौर से जो हमारे व्यूअर्स अमेरिका और कनाडा में हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रिपीट होता है। हम साथ साथ आपको ये भी अर्ज़ करते हैं कि जी आप ज़रूर हमें टेलीफोन कर मिला के फ़ीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और इसमें किस तरह से हम कोई और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हमारा टेलीफोन लाइंस जो हैं वो खुल जाती हैं थोड़ी देर में और उसके बाद आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि हमारे ख़ास तौर से साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कॉमन बीमारी है। कहते हैं जी खून की नालियाँ या ब्लड वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको उर्दू में कहते हैं, मेडिकल टर्म है एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन उर्दू में कहते हैं कि जी इसके अंदर खून की शरियानों के अंदर जो आपकी मीडियम और लार्ज आर्टरीज़ हैं इसके अंदर जो है वो चर्बी और जो है वो फ़ैट की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल कर के खून की नालियाँ आस्ता या तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं या पार्शली ब्लॉक होती हैं और उससे फिर बेशुमार अलामात होते हैं जिसका नतीजा जो है वो हार्ट अटैक में भी हो सकता है, जिसका नतीजा जो है वो आपका फालेज या स्ट्रोक भी हो सकता है। ब्रेन के अंदर आपकी अगर स्ट्रोक हो जाए, को ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए तो आपका बिल्कुल पैरालिसिस राइट साइड लेफ़्ट साइड, डिपेंड करता है कौन सा हिस्सा आपका इफ़ेक्ट हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अवेयरनेस के लिए हम बात करेंगे, इन सब सवालों का जवाब लेंगे कि जी एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होती है, वो कौन से लोग हैं जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने का बहुत डर है, वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खून की शरियानें जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं और आप कैसे इनसे बच सकते हैं, ऐसे कौन से स्टेप या कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं अपने लाइफ में, कैसे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं ख़ासतौर से वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या सिगरेट नोशी करते हैं या उनको किसी फैमिली में जो है वो फैमिलियर डिजीज़ है, आपकी फैमिलियों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हार्ट अटैक अर्ली डेज में हुआ है। तो ये इन सब शरियानों के ब्लॉक होने का, एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस का, इन सब सवालों का जवाब लेंगे। स्टूडियो में आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मायना सर्जन टेमसाइड जनरल हॉस्पिटल में जनाब जो है वो डॉक्टर सरीन साहब जो हैं तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने जो है अपने कीमती टाइम में से हमारी कम्युनिटी के लिए टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मेरी खुशनसीबी है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कहने हम भी आए हैं और अपने नॉलेज से ज़रा शेयर करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस बड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। आम लफ्ज़ों में हम अपने लोगों को बताएंगे कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है। तो डॉक्टर साहब हमारे आम पब्लिक के लिए, मालूमात के लिए ये बताइए कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज़ होती है, उसके क्या असबाब होते हैं। जी, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक तरह का फैट का डिजेनरेशन है। बेसिकली अगर हम देखें तो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक, एक हाई डेंसिटी जिनको हम एचडीएल कहते हैं और दूसरा हुआ लो डेंसिटी, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कहा गया। एलडीएल को देखा जाए तो वो एक तरह से ख़राब तरह का कोलेस्ट्रॉल है जिसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा है, हाई डेंसिटी में फ़ैट की मात्रा कम है और प्रोटीन ज़्यादा है। ठीक, तो ये एक तरह का फैटी डिजेनरेशन होने लगता है आर्टरी में। आर्टरी को समझे एक ट्यूब के तरह, ठीक है, जिसकी बाहर की वॉल हुई, बीच की वॉल हुई और अंदर की वॉल हुई, तीनों लेयर के सबसे अंदर की तरफ खून का दौरान हो रहा है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल और फैट का डिपोजिशन होने लगता है बीच वाली लेयर और अंदर वाली लेयर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे समझे जैसे बीच की तरफ एक हिल के तरह जमा होते चला गया, करते करते ल्यूमन को उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक, तो उससे भी कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। और अंदर की तरफ फिर वो जो एक पहाड़ की तरह अंदर जमा हुआ, वहाँ पे एक अल्सर सा हो जाता है जिसके ऊपर खून जमा हो जाए और आप समझें उससे फिर ब्लड क्लॉट्स फ्लाई करके दूसरे जगह चले गए और आगे की जो छोटी छोटी खून की नड़ियाँ हैं उनको ब्लॉक कर दिया, तो सिम्टम होने लगता है मरीज़ों को। ठीक ठीक है।
डॉक्टर नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, लाइव शो है। थोड़ी देर में हमारी टेलीफोन लाइन खुलेंगी। आज ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं खून की नालियों का ब्लॉकेज, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के उसके क्या नताइज साबित होते हैं। अगर जैसे कि आप मैंने शुरू में कहा था कि इसकी वजह से फालिज भी हो सकता है और इसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से में कौन सी खून की नाली आपकी ब्लॉक है। ख़ास तौर से ख़वातीन के अंदर या वो लोग जो डायबिटिक हैं उनके अंदर पैर की खून की नालियाँ जब ब्लॉक होती हैं, तो जिसमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी जिसको टर्म एक इस्तेमाल होता है कि दूर की हाथों पैरों की दूर की छोटी छोटी शरियानें भी ब्लॉक हो जाती हैं लेटरल ऑन द स्टेज के अंदर जाके। तो इन पे सब पे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई हाई कोलेस्ट्रॉल या इसके रिस्क फैक्टर्स पे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। अगर आप बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, मैं पूछूंगा कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो कब से शुरू होता है और कैसे लोगों को पता चले कि जी इनके अंदर खून की नालियों में जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लॉकेज होना शुरू हो गई? डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया है कि करीब जो फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ, लेटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट डिकेड, 10 साल 11 साल की उम्र से ये फैट के ग्लोब्यूल जमा होने लगते हैं आर्टरीज में। ठीक है। मगर ये प्रोसेस इतना स्लो ड्रॉन प्रोसेस है कि करीब करीब इसका असर होने लगता है 40 साल की उम्र के बाद दिखाई देने लगता है। ठीक। तो आपने जो एक चीज़ पूछी कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जी जी जी। तो रिस्क फैक्टर्स में एक तो सबसे बड़ी चीज़ है हेरिडिटरी, जो कि अगर परिवार में ख़ानदान में किसी को और को पहले कुछ हुआ हो, हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स, तो हेरिडिटरी इनहेरिटेंस इज़ ए रिस्क फैक्टर। ठीक है। डायबिटीज़ दूसरा रिस्क फैक्टर है। हाई ब्लड प्रेशर ठीक, तीसरा रिस्क फैक्टर है। जो लोग स्मोकर्स हैं, जिनको ओबेसिटी है, काफ़ी वज़न वाले लोग, जी जी जी, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है, भाग दौड़ मेहनत, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक। तो इन सारे फैक्टर्स को देखें तो ये सारे के सारे एक तरह के रिस्क फैक्टर्स हुए। और ये प्रोसेस जो है डीजेनरेटिव प्रोसेस एज अर्ली एज फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में शुरू होता है, बट धीरे धीरे असर फिर 40 साल के बाद होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो तकरीबन जब लोग 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये खून की नालियाँ जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएं। तो मैं यहाँ आपसे ये पूछूंगा डॉक्टर साहब, फिर ये इसके कोई अलामात अक्सर नहीं होती, तो फिर लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि ये कैसे पता लगाएं कि जनाब उनकी खून की नालियाँ जो है वो ब्लॉक हो रही हैं और उनको कोई मसाइल तो नहीं होने वाले? जिनके साथ, जैसे हमने बात की, जिनके साथ रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, और 40 साल के बाद उस दरमियान में जाके अपने आप जीपी जो हुए आपके जनरल प्रैक्टिशनर, उनसे मिलें, ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं, डायबिटीज़ की जांच करवा लें, ठीक है, और खून की जांच करवा लें जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांच करा लें। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चलेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। और ये फिर रेगुलर, नॉट एवरी ईयर, बट समहाउ अपने आप जीपी से मिलके लगातार जांच करवाते रहें, कुछ साल 2 साल के इंटरवल। ठीक ठीक। नाज़रीन, जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि खून की शरियाने का ब्लॉक होना और उसमें क्या अलामात होती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया था अभी कि जी खून की शरियाने जो हैं तकरीबन आपकी 10 साल की उम्र से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें खून की दरियानों का आस्ता आस्ता ब्लॉकेज। एक कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम को भी मेरा मुअद्दबाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं खादिम हुसैन इसका। जी जी, खादिम हुसैन साहब, बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई है। खादिम साहब, आपका तबीयत सेहत आपकी ठीक है माशाल्लाह? नहीं, वो ट्यूमर वापस आ गया है किडनी में। हो, अल्लाह ताला आपको सेहत है। बड़े अरसे से बात नहीं हो पाई थी, मैं काफ़ी याद कर रहा था। बड़ी नवाज़िश, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे और आपके प्रोस्पेक्ट में तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया खादिम साहब। और मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे 2 हार्ट बाईपास सर्जरी हो चुकी है इन द पास्ट। ठीक है। लेकिन अब रिसेंटली मुझे कुछ कंफर्टेबल महसूस हुआ, तो मैं मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी में गया। जी 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 जी। तो उन्होंने मेरे 2 ब्लड टेस्ट लिए, और उन 2 ब्लड टेस्टों में तो उन्होंने मुझे 8 घंटे हॉस्पिटल में रखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा प्रोटीन लेवल जो है वो 46 है।
ठीक पहले है 28 था, लेकिन उन्होंने मेरे पेट में इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से 2 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक लेकिन 46, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर साहब। ठीक। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एट व्हाट लेवल आई एम ऑन रिस्क। तो अल्लाह आप ताला आपको खुश रखे। थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर लूँ खादिम हसन साहब, आप बता रहे हैं कि आपके ब्लड के अंदर जब उन्होंने टेस्ट किया तो प्रोटीन की कमी आई थी, फिर उन्होंने कोई ड्रिप लगाई थी जिससे प्रोटीन लेवल आपका नॉर्मल हो गया था, तो आप पूछना क्या? इंजेक्शन लगाया था मेरे पेट में। अच्छा, तो उससे क्या हुआ प्रोटीन आपका? आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि प्रोटीन कैसे नॉर्मल होंगे या क्या? मुझे तो नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा इस वक्त 46 लेवल है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं मुझे थोड़ा सा मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कितना खतरनाक, क्योंकि मेरी आर्टरी जो है वो तो मेरे दोनों टांगों से ली गई हैं, क्योंकि 2 बाईपास हुए हैं। जी जी तो जी। वो इतनी वाइड नहीं होंगी जो कि मुझे पता लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन अब ये 46 क्या लेवल है, क्या है, सीरियसली डेंजरस है? या अगर सीरियसली डेंजरस होता तो वो मुझे डिस्चार्ज नहीं करते। जी जी जी। लेकिन मैं पूछता हूँ ये कितना डेंजरस है। ठीक है, शुक्रिया खान साहब आपके, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं दुआ करूँगा खान साहब आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अता फरमाए, और आप हमारे रेगुलर कॉलर्स में हैं, और हमसे एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कॉल है रहे हैं हमारे साथ? जी सर, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं अली गौरव सर, लंदन से। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम आई गो टू हॉस्पिटल और एम्बुलेंस वालों ने GTI स्प्रे यूज किया अंडर द टन। ये ठीक। GTI स्प्रे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर देते। जी जी, मैं ज़रूर बता देता हूँ। शुक्रिया अली रज़ा साहब आपकी कॉल का, आपने लंदन से कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम देखते रहिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। कोई और कॉलर तो नहीं है हमारे साथ? अच्छा डॉक्टर साहब, ये खादिम हुसैन साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आपने बात सुनी इनकी कि इनका जो है वो डबल बाईपास भी हुआ है, उसके अलावा इनका कुछ और भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई रीनल ट्यूमर्स वगैरह के भी अंदर सर्जन्स में हैं। तो ये बता रहे थे कि इनको जो है MRI में अभी ब्लड टेस्ट हुए थे, उसमें कोई प्रोटीन के लेवल में कुछ गड़बड़ थी। जी अच्छा, एक कॉलर आ चुके हैं डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, अहमद शाह बोल रहा हूँ मैं कनाडा से। जी जी अहमद शाह साहब। जी जी जी, आप लाइव हैं, सवाल कीजिए। अच्छा अच्छा। मुझे ना नेक्स्ट मंथ मेरा सर्जरी है उसकी, फुट की। अच्छा। तो पहले सर्जरी हुई थी, वो ठीक नहीं थी, उन्होंने ना पिने लगा दी थी ना बोंग में। मेरी तो जो है वो ना फुट वो कर्ब उसका खत्म हो गया था। जी 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 जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ, कह रहे थे कि भी अभी हो सकता है इसमें हम गोश्त डालेंगे या बोंग का कोई सिस्टम डालेंगे, पहले रॉन्ग हुआ है, तो इसके क्या है जरा फास्ट हेल्थ होने के लिए ना इसकी। नहीं, आपकी जो मैं ये पूछूंगा आपसे अहमद शाह साहब कि ये आपका कौन से पैर की, कौन से फुट की सर्जरी होनी है और किस लिए पैर में प्रॉब्लम? लेफ्ट की। तो प्रॉब्लम क्या है आपके पैर में, उंगलियों में, टो में प्रॉब्लम है या वैसे? नहीं, सर्कुलेशन ना पहले कर्ब थी, एक्सीडेंट हुआ था, मुझे गोली लगी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो उससे ना वो हो गया था, कर्ब मेरा खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर मैंने सर्जरी कराई थी, उन्होंने सर्जरी के साथ ना पिने नहीं होती स्टेपल, जो उनसे स्टेपल, जी जी, उन्होंने वो कर दी थी बोंग को। अच्छा, तो अब वो फिर दर्द रहता है मेरे पाँव में ना, फुट में दर्द रहता है। तो अब उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी? हाँ, अब नेक्स्ट मंथ मेरी दोबारा सर्जरी है। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि सर्जरी का क्या वो इफेक्ट होगा, या क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कैसे भी इसको बेहतर मुझे तैयार करनी चाहिए, क्योंकि मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप जनरल पूछना चाह रहे हैं कि सर्जरी से पहले आपको क्या एहतियात करना चाहिए और इसके क्या नतीजे, इसको क्या मजबूती के लिए ना, बेहतर क्या इसके लिए, सेफ्टी के लिए ना। ठीक है ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत कॉल। दूसरी मेन, अच्छा एक और बात ये है कि ये जो आपका चैनल है ना, ये ना पाकिस्तान में कई सिटियों में नहीं आता, गुजरात में नहीं आता, रेमी आसाम में नहीं आता, एबटाबाद में नहीं आता, ये चैनल नहीं आता है टीवी। वो उसका ये है कि ये जो है ना, एक तो डिश के ऊपर जिन लोगों ने अपनी प्राइवेट डिश लगवाई हुई है उस पर तो वो डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों के अंदर अपने जो केबल प्रोवाइडर हैं, स्पेशली आपको अपने केबल प्रोवाइडर से कहना पड़ता है
कि जी ये पर्टिकुलर चैनल हम चाहते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में नहीं आता। तो ऐसा है कि हमारे कराची में भी मेरी अपनी फैमिली रहती है, उनके पहले नहीं आता था। फिर जब उन्होंने केबल वालों से बात की कि जी हम इस चैनल को यहाँ पर करवाना चाहते हैं, तो फिर वो केबल वाले को पता होता है कि किस तरह से कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर ये आना है। दूसरा ये है कि जो हिदायत की जो हमारी वेबसाइट है, हिदायत की वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखें इसकी कि हमारा जो ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एशिया में और पाकिस्तान में ये जा रहा है। दरमियान में चंद महीने के लिए चैनल के कुछ प्रॉब्लम थे जिसमें सब्सक्रिप्शन हमारी चेंज हुई थी, तो उसमें हमारे पाकिस्तान में कुछ प्रोग्राम में डिस्ट्रप्शन हुई थी। लेकिन अब तकरीबन प्रोग्राम इंडिया तकरीबन 192 कंट्रीज़ में ये हमारा चैनल जा रहा है। लेकिन यही मैं आपसे कहूँगा कि वो अपने केबल वालों से, लोकल जो प्रोवाइडर हैं उनसे बात करें, तो उसमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनका मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया आपकी कॉल का बहुत बहुत अहमद शाह साहब। एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मुझे जरा डॉक्टर साहब से मशवरा करना था अपने बारे में। जी आप लाइव हैं हेल्थ शो में, आप लाइव हैं हेल्थ शो में, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं सिराज हैदर यॉर्क से बोल रहा हूँ। क्या नाम क्या है सर, कहाँ से बोल रहे हैं? यॉर्क से। यॉर्क। अच्छा यॉर्क से, क्या नाम बताना चाहेंगे? जी सिराज हैदर। सिराज हैदर जी सर, क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना ये था डॉक्टर साहब से कि मैं कोलाइटिस का मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है कुछ महीनों पहले, तो और उन्होंने स्टूल बैक लगा दिया और मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ। तो अब माशाल्लाह वो ऑपरेशन तो बड़ा सक्सेस हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिवर्स करा लूँ अपना बैक, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा? आप डॉक्टर कह रहे हैं 90% चांस है हेल्पफुल के अच्छे होने के, बैक अगर रिवर्स करा लिया नॉर्मल करा लीजिए तो, और मैं भी 10-20% चांस है खराब होने के। तो मैं इसको रिवर्स कराऊं अपने स्टूल बैक को या नहीं? अच्छा, ये जो आपकी क्लोस्टमी हुई थी, बड़ी आंतड़ी का ऑपरेशन हुआ था और उसके नतीजे में उन्होंने आपको ये क्लोस्टमी बैग लगाया था और वो आप कोलाइटिस हुआ था मुझे डायग्नोज। जी समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। तो उसका उन्होंने स्टूल बैक लगा दिया था मेरी टमी पे। जी समझ गया, शुक्रिया। नहीं आप प्रोग्राम देखते रहे, कुछ और भी इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं? बस ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। पाँव भी जरा सुन रहते हैं ना, तो मुझे कोई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब इस पे हम जनरली बात करेंगे कि पाँव आपके क्यों सूझते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, ये ज़रा खान साहब का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं जो उनका प्रोटीन का था। खान साहब, आप ये जो आप बता रहे थे प्रोटीन का लेवल, हॉस्पिटल वालों ने आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, तो बेफिक्र रहें, कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। प्रोटीन का लेवल आपका नॉर्मल है, तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। उसमें यही मैं आपके एडवाइस मशवरा करूंगा कि आप अपने जीपी से रब्ता करके एक चंद हफ्तों में एक ब्लड टेस्ट रिपीट करवा लें। और जीपी सर्जरी में अक्सर ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे आपका सारा प्रोटीन, सल्ब्यूमिन वगैरह का पता चल सकता है कि क्या लेवल्स आपके चल रहे हैं। तो बाज़ औक़ात चूँकि आप काफ़ी और भी आपको बीमारी हैं, तो अगर खुराक के अंदर प्रोटीन की कमी हो या कुछ और मसाइल हैं तो उसकी वजह से इनका लेवल कम हो जाता है। लेकिन जो लेवल आप बता रहे हैं मेरा ख्याल है वो नॉर्मल लिमिट्स में आ गया है, तो कोई ऐसी घबराने की आपको बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ही मशवरा दूंगा अपने जीपी से ज़रूर रब्ता करें। अच्छा, डॉक्टर साहब अली रज़ा साहब थे लंदन से, उन्होंने सवाल किया था जी इनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो ये हमारे पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की जो है रिस्क फैक्टर्स में एक आती है ये बात। फैक्टर है, जी हाँ। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब कहूँगा कि ये बताइए कि ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और उसके क्या मसाइल होते हैं, क्योंकि हम आपकी जो खासतौर से आप वैस्कुलर सर्जन हैं माशाल्लाह, तो आपसे लिंक है ये सवाल, तो इसका आप ज़रा जी। हाई ब्लड प्रेशर अगेन रिस्क फैक्टर्स उसके हेरिडिटरी हैं, फिर आप समझें बहुत सा इडियोपैथिक हाइपरटेंशन है जिसमें क्योंकि कॉज पता नहीं है उनका, स्मोकिंग, डायबिटीज़, सारे रिस्क फैक्टर लिंक टुगेदर हैं। ठीक। तो बेसिकली ये जानना कि ब्लड प्रेशर किस वजह से हुआ है, इससे बेहतर है कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक। और ज़रूर अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनसे मिलें, ठीक है, और मॉनिटर करवाएं और इलाज करवाएं, सो दैट ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो जो प्रॉब्लम्स होने की चांसेस रिस्क फैक्टर को कम। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल सॉरी ड्रॉप हो गई है। अली रज़ा साहब मैं आपको जवाब दिया कि हाई ब्लड प्रेशर के बेशुमार असबाब होते हैं। एक सबब ये भी है जो डॉक्टर साहब ने अभी बात करी थी कि खून की नालियों के अंदर चर्बी जो है वो आस्ता आस्ता जमा होना शुरू हो जाती है और खून की नालियाँ जो हैं वो उसमें बंदिश होती है या ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से आपको जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके अलावा आपका सिगरेट नोशी का भी रिस्क फैक्टर्स है, और उसके अलावा आपके अगर आपकी मोटापा है, ओबेसिटी है, या फिर जैसे कि 90% जो पेशेंट होता है ब्लड प्रेशर वो आइडियोपैथिक होता है, इसमें कोई
सबब या कोई असबाब पता नहीं होता। यूजुअली उम्र के साथ 40 साल के बाद खून की नालियाँ आपकी स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं और स्टिफनेस होने की वजह से खून की नालियों में आपका प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसका पता लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, ज़रूरी है आप अपने रेगुलर जीपी से टेस्ट करवाएं, जिसमें वो आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, डायबिटीज़ का टेस्ट करेंगे, आपका ग्लूकोज का देखेंगे। डायबिटीज़ अगर आपको है खुदा न खास्ता तो उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, खून में ज़्यादा चर्बी है तो उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर से कहा कि आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसके लिए दवा आपको हमेशा खाना पड़ेगी। ये इंडेफिनेट बीमारी होती है, उसकी क्योर नहीं है और दवा बंद करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या फालिज इसके मसाइल हो सकते हैं। तो ज़रूर रेगुलरली अपनी जीपी सर्जरी में ब्लड प्रेशर चेक करवाइए ताकि रेगुलर आपका ब्लड प्रेशर की दवाएं खाते रहें, मॉनिटरिंग भी रहे ताकि आप ब्लड प्रेशर से ही उसके जो ख़तरात हैं उससे आप बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ लंदन एक और कॉलर थे, उन्होंने ये भी पूछा था GTN स्प्रे क्या होता है। तो मैं GTN स्प्रे थोड़ा सा यहाँ रोशनी डालता चलूँ, फिर डॉक्टर साहब से पूछूंगा अगले सवाल का जवाब। कि GTN एक स्प्रे होता है जिन लोगों को इंजाइना होता है या अचानक से सीने में दर्द हो तो उसके लिए एक स्प्रे दिया जाता है जिससे वेज़ोडायलेशन होती है। डॉक्टर साहब इस पर आपकी चूँकि वेस्कुलर डिजीज से आपका लिंक है तो इस पर आप ज़रा रोशनी डालें कि GTN स्प्रे क्या करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर और ये क्यों इस्तेमाल होता है। ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करता है। ठीक है। तो जो स्पैज़म का एलिमेंट हुआ जिसके वजह से ब्लड वेसल में खून का दौरान कम हो, उसका जो स्पैज़म ख़त्म हुआ तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। GTN स्प्रे का यही काम करने का ढंग है। ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल आपको बता दिया कि जी GTN स्प्रे ग्लिसराइड नाइट्रस में दवा होती है जिसका काम ये है, डॉक्टर ने कहा कि जो आपके खून की नाली शरियानें हैं जब वो तंग हो रही होती हैं और ख़ास तौर से अगर आपको इंजाइना का या शक हो कि हार्ट अटैक का दिल का पेन हो रहा है तो ये स्प्रे आपकी ज़बान के नीचे या स्प्रे 2 से 3 स्प्रे करते हैं, फौरी तौर पर ज़बान के नीचे इस स्प्रे की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके नतीजे में आपके जो खून की जो शरियाने में स्पाज़म हो रहा होता है वो अचानक से फौरी तौर पर वेज़ोडायलेशन होती है, खून का दौरान तेज़ी से दिल की तरफ दौड़ता है तो उससे आपके जो इंजाइना या दिल में सिम्टम्स घुटन महसूस होती है उसके सिम्टम फौरी तौर पे रिलीव हो जाते हैं। अननेसेसरी इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। GTN स्प्रे ख़ास तौर से उन लोगों को दिल की बीमारी हो, इंजाइना हो या हार्ट अटैक के बाद मुसलसल इंजाइना हो रहा हो, चेस्ट पेन होता है तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है। तो मैं आपसे यही मशवरा करूँगा दोबारा कि आप अपने GP से ज़रूर पूछें। अगर एम्बुलेंस ने आपको GTN स्प्रे दिया था तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको इंजाइना हो। और चूंकि अगर आपको दिल की शिकायत हो और चेस्ट में पेन हो रहा है तो अक्सर GTN स्प्रे देखते हैं ट्रायल के बेस पे वो कि कहीं ये इससे अगर पेन रिलीव होता है तो मोर लाइकली है कि हो सकता है आपको इंजाइना हो, लेकिन अपने डॉक्टर से चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कनाडा से हमारे कॉलर थे MS शाह साहब, इनके फुट का कुछ प्रॉब्लम था, आपने सवाल सुना होगा, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए कि इनका पहले ऑपरेशन हुआ था पैर का और इनको डायबिटीज़ भी है और जो डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर्स भी है तो इनका एक दोबारा ऑपरेशन होने वाला है। तो आप इनको बताएं कि ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इसमें पहले तो क्या करना चाहिए, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है क्या क्या एहतियाती तदाबीर करेंगे और पैर के बारे में जो ऑपरेशन के बारे में क्या बताना चाहिए। जी जैसा उन्होंने बताया उससे लगा जैसे उनको फ्लैट फुट हुआ होगा, तो उसके बाद इसको ऑपरेट करके थोड़ा उसके आर्च को बनाया गया सो दैट पेस केवस ठीक थोड़ा हो जिससे कि सॉरी डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, कॉलर फिर दोबारा आ चुके, मैं कॉल ले लेता हूँ फिर आपको कंटिन्यू करूँगा। हम सॉरी माजरत चाहूँगा डॉक्टर साहब बहुत आपसे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से बात कर जी, आप लाइव हैं, बात कर रहे हैं, सब नाम बताइए सर, सवाल कीजिए। जी सरवर खान जी। क्या नाम सर? सरवर खान जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सरवर खान साहब? मैनचेस्टर। जी, क्या सवाल है सर आपका? ब्लड प्रेशर का पूछना था कितना होना चाहिए। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल जी। अच्छा, तो आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप दवा खा रहे हैं कोई? जी जी जी। अच्छा ठीक है, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए और इसके लिए चाहिए नॉर्मल कितना होना चाहिए। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए। आपके कॉल का बहुत शुक्रिया सरवर खान साहब। प्रोग्राम में अभी इंशाल्लाह अभी रिस्क फैक्टर से बात करेंगे ब्लड प्रेशर में तो आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी। सॉरी डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट किया था। ये कनाडा से जो कॉलर थे हमारे फुट का वाला इस अच्छा सॉरी एक और कॉल आ चुकी है, एक और कॉल है। मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ जी, कनाडा से अहमद शाह बोल रहा हूँ। जी अहमद शाह साहब जी सर आपका अभी उन्होंने नहीं वो डॉक्टर साहब ने आप थोड़ा समझे नहीं। अच्छा। मेरा मकसद ये था कि पहले मैं पाकिस्तान में था, मुझे ना गोली लगी थी, सिपाही साहब ने गोली मारी थी। अच्छा मैं वहाँ से आया था यहाँ, फिर मैंने आके ऑपरेशन कराया था। उसके ऑपरेशन के बाद मेरा फुट जो है ना
फ्लैट फुट हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। पहले नहीं था, पहले मेरा ओहो, ठीक थे बराबर से। अच्छा, जब गोली लगी जुलूस में, उसके बाद मैंने सर्जरी करवाई है। उसके बाद उन्होंने स्टेपल कर दी है, मेरी बोन को क्रैक थी उन्होंने जोड़ दिया। ठीक। उसके साथ उसके बाद भी मेरा जो था ना फुट जी, जो जी, था जी, कर्म जी खत्म हो गया। जी। तो अब अच्छा, ये जो दोबारा आई गए तो अब एग्जैक्टली क्या आप पूछना चाहते हैं कि अब क्या होगा ऑपरेशन में नेक्स्ट? मैं हाँ ऑपरेशन होगा। मैं ये पूछना चाह रहा कि क्या एहतियात करनी चाहिए, कैसे इसको ग्रो अप करना चाहिए, ठीक है, बेहतर क्या है? क्योंकि मुझे थायराइड भी है, शुगर भी है, तो ब्लड प्रेशर भी है। ठीक। सारी चीजें कंट्रोल में। शुगर जो थी ना, थोड़ा हार्ट को चेक करवाया था लास्ट वीक मैंने, उसका 8 पॉइंट था मेरा। तो पॉइंट होता है 8 क्या होता है वो कह जी 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 जी, लेकिन ठीक। ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। ओके, ठीक है, शुक्रिया अमित शाह साहब, आपने फिर दोबारा कर। थायराइड भी ना मुझे कल चेक करवाया था, उन्होंने कहा जी थोड़ा सा लो है तेरा ना, अच्छा। तो भाई एक दिन गोली छोड़ दो आप, ठीक है, 7 दिन खाए, 6 दिन गोली खाए, एक दिन ना खाए, ऐसा डॉक्टर है मेरी फैमिली का। जी 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 जी, इसके मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा बेहतर है, बेस्ट है मेरे लिए ना भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 7 वीक का मेरा ना 3-4 महीने का ये प्रोसीजर है सारा। ठीक है, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अभी अब दोबारा डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं आपका। बहुत शुक्रिया अमित साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दोबारा आप कनाडा से शामिल हुए, डॉक्टर साहब इनका पूरा जवाब दे दें फिर आगे चलें। जी, मेरे ख्याल से इनके जो सारे जो डायबिटीज़ का बेहतर कंट्रोल होना चाहिए ऑपरेशन के पहले, ब्लड प्रेशर का बेहतर कंट्रोल होना चाहिए, और हाइपोथायराइडिज्म जो है इनके साथ उसका भी बेटर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दवाई से कंट्रोल होने के बाद जब ऑपरेशन करें तो उसका रिजल्ट्स आउटकम बेहतर होगा। ऑपरेशंस के बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके रिस्क कम होंगे, जैसे इन्फेक्शन वगैरह के रिस्क काफ़ी कम होंगे। ठीक। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होगी फिर। ठीक है। तो ये जो सारे जो इनकी जो फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोथायराइडिज्म, ये तीनों चीज़ों को बेहतर कंट्रोल करा के तब ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमित शाह साहब, आपने दोबारा कनाडा से शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको डायबिटीज़ है, हाई प्रेशर है और आपको हाइपोथायराइडिज्म है। ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं, ख़ास तौर से जो आपकी डायबिटीज़ है इसका कंट्रोल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हों या आपकी सर्जरी होने वाली हो। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनमें सर्जरी के बाद ज़ख़म का हील होना, जो वूंड होता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव ज़ख़म, सर्जरी के बाद वो हील होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सर्कुलेशन बहुत पुअर होती है और ज़ख़म बड़ी आपका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं होता डायबिटीज़ की वजह से। तो ये वो सारे मसाइल हैं। इसमें आप अपने ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया कि आप अपनी डायबिटीज़ स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल रखें, डाइट भी और दवा पाबंदी से खाएं। जितनी ज़्यादा आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल में होगी, जितना ब्लड प्रेशर आपका अच्छा कंट्रोल में होगा और हाइपोथायराइड, ये तीनों रिस्क हैं जिसकी वजह से आपके ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो इनका सर्जरी से पहले, ऑपरेशन से पहले कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रहा जहाँ तक है वो क्या ऑपरेशन करेंगे, चूँकि अभी हमारे पूरी तफसील आपको नहीं पता कि उन्होंने पहले एक ऑपरेशन किया था, ज़ाहिर है आपने बताया गन शॉट इंजरी के बाद आप डैमेज हुआ, फिर फ्लैट फुट हुआ और उसी में वो मेरा ख्याल है उन्होंने हड्डी जोड़ी थी, अब दोबारा उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो इसकी तफसीलात हमें नहीं पता, तो ये तो हम नहीं बता सकें कि वो क्या ऑपरेशन करेंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो सर्जरी से पहले आप एहतियात ले सकते हैं, यही आपने तीनों चीज़ें करनी है। तो इंशाल्लाह सर्जरी अल्लाह करेगा आपकी कामयाब होगी और उसके नताइज भी अच्छे निकलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यॉर्क से सवाल था, बिल्कुल आपके जो है वो फील्ड से बहुत रिलेटेड है। सिराज हैदर साहब थे, ये बता रहे थे कि जी इनके जो है स्टंट डला था और ये मसाइल हैं और अब ये पूछना चाहते हैं कि जी इनको क्या करना चाहिए। अगेन वही चीज़ें सारी की सारी जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनका, उसको कंट्रोल करें। डाइट, हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन जिसमें आप स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली हैं, ठीक है, ब्लड को एस्पिरिन जो ब्लड के क्लॉटिंग को और एंटीप्लेटलेट जो ब्लड क्लॉट करने वाला होगा उसको प्रोलॉन्ग करें। अगर स्मोक करते हो तो स्मोकिंग को छोड़ दें। जी जी जी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को आप कंट्रोल करें सो दैट कि आगे इनको फिर दोबारा फिर ऐसी प्रॉब्लम हो ना और स्टेंट लॉन्ग टर्म लास्ट करता रहे।
अच्छा, यहाँ ये पूछूंगा डॉक्टर साहब मैं आपके, चूंकि आप तो वेस्कुलर सर्जन हैं माशाल्लाह, कि आप भी अक्सर एंजियोप्लास्टी करते हैं और स्टेंट वगैरह डिफरेंट जिस्म के हिस्सों में डालते हैं, तो हमारे नाजरीन के लिए ज़रा ये बताएं कि ये स्टंट कब आप डालते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है और उसके रीजंस, इंडिकेशंस क्या होती हैं और इसके क्या मसाइल हो सकते हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे लोगों को बताएं। जी, जैसे जो स्टंट क्या होता है, क्यों डाला जाता है? जी हाँ, जो हमारी स्पेशलिटी है वो वेस्कुलर सर्जरी की है, जिसमें मोस्टली हम पेरिफेरल वेस्कुलर, ठीक है, जो पैर हाथ की आर्टरीज हुई, मोस्टली पैर वाली आर्टरीज ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। और स्टेंट एक तरह का एक ट्यूब है। ठीक है। तो मान लिया आप आर्टरी को समझें एक पॉलीथीन की ट्यूब जिसमें कहीं बीच में ब्लॉकेज हुआ हो। ठीक है। तो एक छोटा सा ब्लॉकेज है, उसको आप एक बैलून डाल करके आपने ओपन कर दिया। ठीक है। तो बैलून, दैट इज कॉल्ड बैलून एंजियोप्लास्टी। ठीक है। अब इसमें जो नेचर उसकी होगी, फिर दोबारा फिर श्रिंक करेगी आर्टरी। ठीक है। अगर बड़ा सेगमेंट है तो आप उसको एस बैलून डाल के ओपन किया और उसके बाद उसको परमानेंट ओपन रहा है, आप क्या करते हैं उसमें कि एक स्टेंट डाल देते हैं, जो एक ट्यूब है मेटल की या सिंथेटिक ट्यूब, जो आर्टरी को खोल के रखेगी। एक तरह समझे जैसे कि ट्यूब विद इन द ट्यूब। ठीक है। ठीक है, रीवेस्कुलराइजेशन जी, उसके उस स्टेंट के अंदर से अब ब्लड का फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है। ठीक। और प्रिवेंट करेगा कि फिर आर्टरी दोबारा फिर ब्लॉक ना हो, कंस्ट्रिक्ट होके कि वापस फिर स्क्वायर वन पे नहीं चली जाए। ठीक है। ठीक है। हाँ सर साहब, आपको समझ आ गया कि क्या स्टंट आपका डला है, स्टंट में फ्यूचर में आप ये एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अपने भी पेशेंट्स हैं जिनमें अक्सर ख़ास तौर से अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, दिल के अंदर भी स्टंट डलता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, हाथों पैरों में अगर आपकी खून की नालियाँ ब्लॉक हैं तो वहाँ पर भी वो स्टंट बेसिकली एक प्लास्टिक सी ट्यूब होती है, जैसे खून की नाली आपकी यूँ चल रही है और बीच में ब्लॉकेज है, तो वो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कि बैलून डाल के उसको नाली को खोल करके उसमें प्लास्टिक की एक ट्यूब डाल देते हैं ताकि खून का दौरान आपका बहाल कर दिया जाए। एक खून की नाली जो बीच में ब्लॉकेज है वो उसमें एक नई रीवेस्कुलराइजेशन कर दी जाए ताकि आपका खून का दौरान बहाल हो और आपके जो आर्गन के अंदर डैमेज हो उसको वो रोका जाए। इसके लिए ख़ास एहतियात आपको ये करनी चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। आपको ख़ास तौर से अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, खून में चर्बी, तो वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो बिल्कुल सिगरेट नोशी बंद कर दें, क्योंकि उससे भी बहुत इंतहाई मेजर रिस्क फैक्टर है वेस्कुलर डिजीज़ का। उसके अलावा अगर आपका जो है वो डायबिटीज़ पोरली कंट्रोल है, जिसकी वजह से आपके लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, खून की शरियानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से, जीपी से बात करके आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। ये सारी सर्विसेज आपके जीपी की यहाँ नर्सें होती हैं जो आपको ब्लड टेस्ट करके मुसलसल आपको चेकअप में रख सकती हैं, आपको एडवाइस दे सकती हैं और रेगुलर एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, रेगुलर वॉक करें ताकि आपका खून का दौरान अच्छा रहे। अच्छा, लास्ट कॉलर थे जनाब मैनचेस्टर से सरवर खान साहब, इनकी उम्र थी 50 साल, ये मैनचेस्टर से इन्होंने कॉल की थी। इनको जो है वो डायग्नोज हुआ है डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की ये दवा खा रहे हैं। ये पूछ रहे थे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए और क्या इनको करना चाहिए, तो इस पर ज़रा सा रोशनी डालिए। जी, सबसे पहले तो अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनसे रेगुलर टच में रहें कि उनका रेगुलर ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होती रहे। और मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर उनका आइडियली 140/80 के आसपास होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सरवर साहब। बात यह है कि ब्लड प्रेशर का ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि जी कितना आपको होना चाहिए, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है आपकी कितनी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। अगर आपको रिकमेंडेशन है, अगर सिर्फ आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो टारगेट होता है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 और नीचे का 80 से कम होना चाहिए, और डिपेंड करता है आपकी उम्र कितनी है। ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली, जो कि आपकी जीपी की सर्जरी में नर्स आपको या आपका जीपी मल्टीपल आपके रिस्क देख करके आपको बता सकता है। अगर आपको साथ में डायबिटीज़ भी है तो रिकमेंडेशन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर 120 या 110 ऊपर का हो और नीचे का 70 से कम होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं, जिनमें हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, फालिज का ज़्यादा रिस्क होता है। अगर सिर्फ आपको हाइपरटेंशन है तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऊपर 140 भी हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जितना कम हो 130 या 120 ऊपर वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं ज़रूर आपको ये इंपॉर्टेंस को ज़रूर तमाम नाज़रीन आपके अलावा भी जो सरवर साहब हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़ोर दूंगा कि अगर आपको हाई ब्लड
प्रेशर डायग्नोज हुआ है और आपकी दवा तजवीज़ की गई है डॉक्टर ने आपको, तो खुदारा अपनी दवा को बंद मत कीजिए अपने बग़ैर जनरल प्रैक्टिशनर के, अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको बेशुमार हार्ट अटैक, फालिज के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। दिन रात मैं अपनी प्रैक्टिस में रोज़ाना मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ और उन्होंने दवा खा रहे थे, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल था, वो सोचे जी ब्लड प्रेशर अब मेरा ठीक हो गया, मैं दवाएं बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका डायग्नोज होता है तो ब्लड प्रेशर की दवा खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको डॉक्टर मशवरा ना दें तब तक दवाएं मत बंद करें और इसकी एहतियात ज़रूर करें। नमक का कम इस्तेमाल करें, रेगुलर वॉक करें, खून में चर्बी का कंट्रोल चेक करवाएं, डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर साहब वापस आएंगे आपकी वेस्कुलर डिजीज़ के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि शरियानों का, तो हम ख़ास तौर से हम बात करेंगे, यहाँ मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि वो कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर या सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस या खून की नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, उसमें आप लोगों को क्या मशवरा दें? जी अगेन रिस्क फैक्टर तो सारे के सारे वही हैं, हेरिडिटरी जी, स्मोकिंग, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज जी, डाइट, जो हमारी डाइट है फैटी डाइट, बिल्कुल हाई फैट डाइट, जिसमें हम जो घी, हाँ, जो रोगन खाते हैं, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बात यह कि जो एक जेनेटिकल, जैसे आपने कहा कि हेरिडिटरी आपको कुछ चीज़ चल रही है, वो तो आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपके फादर को या मदर को किसी को रेगुलर अर्ली एज में हार्ट अटैक हुआ तो वो एक जेनेटिक फैक्टर है, उसको तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते। जो चीज़ें आप रिड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर में, ये लाइफ स्टाइल के अंदर, जैसे आपने कहा कि जी आप रेगुलर एक्सरसाइज मामूल बनाएं, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट बिल्कुल बंद कर दें, और अगर आपका जाके डॉक्टर से चेक कराएं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कम करें। ख़ास तौर से खाने के अंदर, अगर आप जैसे हमारे जो एशियन खाना है वो बहुत ही रिच होता है, जी जी जी, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, हम तो बेशुमार रोगन ग़िज़ाएँ बहुत खाते हैं, नाश्ते में अंडा, पराठे और ये सारे मसाइल। तो ये है कि कैलोरीज़ का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से आपके डाइट को आप कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट खाएं, लो फैट डाइट खाएं। अगर लाइफ स्टाइल में ये सारी तब्दीलियाँ करें तो इससे आप जो है वो, आप क्या कहेंगे कि खून की नालियों में बंदिश को अब रोका जा सकता है? ये जो प्रोसेस है उसको डिले किया जा सकता है। जी जी ठीक। तो मान लीजिए ब्लॉकेज हुआ 5 साल में हो, उसको अगर हम बढ़ा के 15 साल कर दें तो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी और जो प्रॉब्लम्स थी होनी थी अर्ली एज में वो डिलेड एज में होगी। बिल्कुल। दूसरा फैक्टर है कि हम साउथ ईस्ट एशियन पीपल, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंकन, हम जो कॉकेशियन रेस है उनसे करीब 5 गुना ज़्यादा प्रोन है डायबिटिक होने के लिए। जी 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 जी, हाँ, नहीं ये बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब। और हमारे देखें तो हमारी टेक्निकली इसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है। तो हाथ पैर पतले पतले और पेट बड़ा सा। ठीक है। तो दैट सेंट्रल ओबेसिटी इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ वेरी सीवियर रिस्क फैक्टर, जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर जिसके हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ डाइट, एक्सरसाइज से कंट्रोल की जा सकती हैं और प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन या डिले किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आपने बात की है। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपकी खून की शरियाने को बंद होने से कैसे रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी ये बता रहे थे, हमने रिस्क फैक्टर्स पे बात की, आपके लाइफ स्टाइल पे बात की कि जी वो कौन से आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल चीज़ें ले सकते हैं जिसमें कैलोरीज़ का कम करना, चिकनाई का कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये सारी चीज़ें अगर आप स्टेप लें तो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप इस प्रोसेस को अगर पर 10 साल 40 साल की उम्र में आपको होना है तो आप इसको 10 साल डिले कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो आगे चलेंगे डॉक्टर साहब बात करेंगे कि ये जब ब्लॉकेज हो जाती है खून की नालियों के अंदर, जी, तो इसको आप फिर किस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि जी इसकी, पहले तो थोड़ा सा बात कर लें कि इसकी अलामात क्या होती हैं। ख़ास तौर से मैं आपसे पूछूंगा जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हैं, मैंने अपने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जी वो आते हैं शिकायत करते हैं कि जी मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मैं, और रात को या चलने के बाद या ख़ास तौर से रात को मेरी जो है वो काफ पेन के काफ मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है और सुइयाँ से चुभती हैं, क्लॉडिकेशन होती है
और ये बड़ा मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ और बाज़ औक़ात बर्निंग सेंसेशन होती है। तो मैं यहाँ आपसे पूछूंगा कि जो ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, अलामात क्या होती हैं, और उसके बाद फिर हम आएंगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे। जी जी, तो ऐसे हम देखें, इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दें। ठीक है। एक तो हम देखें जैसे ऊपर की जो कैरोटिड आर्टरी हुई, जो ब्रेन को खून पहुंचा रही है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो तो उसमें आप समझें कि TIAs, मिनी स्ट्रोक या लकवा, ठीक है, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका सिम्टम आजकल देख रहे हैं हम टेलीविज़न पे, काफ़ी इसका एडवर्टीजमेंट फास्ट कैंपेन जी 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 जी, मुंह टेढ़ा हो गया हो, खाते खाते लग रहा है जैसे कुछ पानी गिरना या चाय गिरनी शुरू हो, हाथ में वीकनेस हो, ठीक है, या फिर आपकी मरीज़ की आवाज़ स्लर्ड हो, तो टाइम इज़ द एसेंस। ठीक है। एक्ट, रिंग 99 एंड गो टू हॉस्पिटल। ठीक है। तो एक तो स्ट्रोक का हुआ। दूसरी जो बात हम काफ़ी देर से भी कर रहे थे कि हार्ट अटैक और एंजाइना की, और तीसरी जो हमारी स्पेशलिटी है जिसमें हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की बात कर रहे थे, तो आपने 2 चीज़ें पूछी। एक तो जिसको हम कहते हैं क्लॉडिकेशन। ठीक है। क्लॉडिकेशन जो पेन है, वे मरीज़ कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम सामने की कॉर्नर की शॉप पे जा रहे हैं, यहाँ से चले तो उस पोल के पास जाते जाते ऐसा लगता है जैसे मेरी काफ अब रुक जाएगी, बिकम्स बोर्ड लाइक। ठीक है। बैठे, रुके 2 मिनट, ख़त्म हुआ, फिर आगे बढ़े। तो दैट इज़ ए क्लॉडिकेशन पेन, क्रैम्पी पेन विच कम्स ऑन वॉकिंग। ठीक है। और चलने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आएगा, इम्प्रूव्ड आराम रेस्ट के बाद। ठीक है। तो ये जो सिम्टम है, ये ये आपका पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ का क्लॉडिकेशन का सिम्टम्स है। ठीक है। और रीज़न ये कि जब एक्सरसाइज वो कर रहे हैं तो उनकी ब्लड वेसल्स नैरो हैं। ठीक है। और उसके वजह से उस समय उनको उस वक्त खून, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा मसल को, तो काफ मसल उनकी हंगर स्ट्राइक पे चली गई। ठीक है। एंड दे फील लाइक एज लेफ्ट बोर्ड लाइक। रेस्ट किया, फिर खून के दौरान रेस्ट की स्टेज में ठीक है, सारा क्लियर हो गया, फिर ठीक हो गया। ठीक है। तो एक तो ये क्लॉडिकेशन लेके प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। दूसरी आपने जो बात की, जो पिंस एंड नीडल्स है, नाइट क्रैम्प एक अलग ही एक दूसरा माजरा है। अच्छा। ये वीमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी जी जी। एंड मोस्टली द कॉज इज़ नॉट नोन। अच्छा अच्छा जी, डायबिटिक्स कंप्लेन करेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर में बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, लग रहा है जैसे हम अंगारे पे चल रहे हैं, कांटे के ऊपर चल रहे हैं। तो दैट इज़, उसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है। ठीक। अब क्रैम्पी पेन वॉकिंग पे इज क्लॉडिकेशन, वैस्कुलर डिजीज। ठीक। एक पेन हुआ डायबिटिक न्यूरोपैथी का, और दूसरा इडियोपैथिक नाइट क्रैम्प्स। ठीक ठीक। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के मरीज कुछ जब ज़्यादा डिजीज़ होगी और प्रोग्रेस करेगी, करीब 90% जो है क्लॉडिकेंट्स हैं, जो कि सिर्फ दवा और एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। 5% जिनमें कि कोई अल्सर हुआ या फिर उनका पैर लग रहा है जैसे कोल्ड हो या गैंग्रीन का चांस हो, तो वो जो उनको हम क्लास करते हैं उनको क्रिटिकल इस्केमिक लेग। उसमें आप इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिसके वजह अगर आप खून की सप्लाई को बढ़ाए ना, तो चांसेस ये कि अपना पैर लूज कर जाएंगे। ठीक है। तो वो दूसरा ही ग्रुप ऑफ पेशेंट है। बट मेरे ख्याल से उनका जो टोटल इंसिडेंस है इज़ नॉट मोर देन 5%। बहुत कम लोगों में, बहुत कम लोगों को। ठीक है। तो ज़्यादातर 95% लोगों के अंदर जो है वो आप जो है वो दवाओं से इस मसले का हल निकाल लेते हैं और उनको एडवाइस कर देते हैं, और जो 5% है उनमें फिर बाकायदा उनमें सर्जरी करनी पड़ती है। ज़रूरत हुई तो सर्जरी पड़ती है सर्जरी की। अभी आएंगे, पूछेंगे डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आपसे कि वो सर्जरी कौन सी करते हैं उसमें, जिसमें एंजियोप्लास्टी आपकी और क्या चीज़ें करते हैं। तो यहाँ ये मैं आपसे पूछूँ कि ये जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, जिसमें जो अभी आप बताते हैं कि अक्सर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशंस होती है, तो इसके लॉन्ग टर्म रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? क्या पैरों के अंदर अल्सर भी हो सकते हैं टोज वगैरह के ऊपर, या और क्या 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 कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की? जी, कॉम्प्लिकेशंस हुई तो एक तो अल्सर्स। ठीक है। मान लिया कभी गया उन्होंने अपना नाखून काटा, ठीक, नाखून काटते काटते जिंदा नाखून भी कट गया। अब खून की दौरान वहाँ पे तो है नहीं अच्छी, तो वहाँ पे एक वो अल्सर हो गया, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, डीप होता चला गया,
खून की दौरान और तेज़ आ नहीं रही है तो अल्सर उनका प्रोलॉन्ग करेगा, हील होना मुश्किल जी हील होना मुश्किल होगा। और उसके बाद और एडवांस स्टेज जब होती जाएगी, जब और इन्फेक्शन बढ़ा और बद से बदतर होता गया, तो एक स्टेज पे आके कहें कि डॉक्टर साहब रेस्ट पेन। और रेस्ट पेन क्या है कि ये परसिस्टेंट पेन है जो मॉर्फिन या जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स है उससे भी रिकवर नहीं हो पा रहा। अच्छा जी। और मरीज़ कभी कभी कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम रात में बैठ रहे हैं तो अपना लेग जब पैर को नीचे लटका दिया तो आराम महसूस होता है, जैसे ही बेड के ऊपर पैर डाला तो दर्द और बढ़ गया। तो दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ ए रेस्ट पेन। ठीक। तो क्लॉडिकेंट्स, अल्सर्स एंड प्रोग्रेस टू रेस्ट पेन, डिटोरिएशन एंड लिम्ब लॉस इज़ द फाइनल रिजल्ट। जी। तो अगर सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो तो गैंग्रीन हो सकती है, जिसमें आपकी उंगलियों के बिल्कुल जो है वो डेड टिश्यू में तब्दील हो जाता है। पैर को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, अपर लिम्ब को बहुत ही रेयर है, कम है। जी। ठीक है। अच्छा, आगे डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि जो जैसे अब आपने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या आप करते हैं कि पता लगाएं कि जी कौन सी खून की नालियाँ, कोई सिंपल टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे आप जैसे अल्ट्रासाउंड है या वेनोग्राम है या एंजियोप्लास्टी करने से पहले आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिससे आप ब्लॉकेज का पता लगा? जी, सबसे पहले तो उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया हमने। ठीक है। तो जब मरीज़ को देखा तो उनकी नर्व्स को तो पल्सेस पल्सेस और दोनों तरफ की पल्सेस को कंपेयर किया। ठीक है। तो मान लिया ग्रोइन की पल्स को देख रहे हैं और हमने देखा कि लेफ्ट साइड की ग्रोइन की पल्स फुल बाउंडिंग है और राइट साइड की पल्स वीक है, तो इसका मतलब कि कहीं उसके ऊपर ब्लॉकेज है। ठीक है। तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चला। ठीक। दूसरी चीज़ है जो नॉन इन्वेजिव बिना किसी इंटरवेंशन के इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम कहते हैं ABPI। अच्छा। डॉपलर, हैंड हेल्ड डॉपलर। ठीक। तो उससे हम क्या करते हैं कि पैर का ब्लड प्रेशर लिया और आर्म के ब्लड प्रेशर से कंपेयर किया। ठीक है। और दोनों का रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हुआ, एंकल का ब्लड प्रेशर और आर्म के ब्लड प्रेशर का रेशियो 1 से ज़्यादा हुआ तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है। 1 से कम हुआ तो दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है। अगर ब्लड प्रेशर एंकल में कम है और ऊपर के हिस्से में ज़्यादा है तो इसका मतलब है कुछ मसाइल। जी जी, रेशियो अगर उसका 1, मान लिया आर्म का ब्लड प्रेशर है 150, एंकल का 150। ठीक है। 150 बटा 150 1, ठीक, नॉर्मल। ठीक। अगर एंकल का आ गया 130, आर्म का है 150, ठीक है, तो 0.8, दैट मीन्स कि मरीज को कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है। और अगर इस ढंग का 0.5 आ गया तो देयर इज वेरी सीवियर डिजीज, रफ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, ठीक है। तो उससे आप क्लासीफाई कर लेते हैं कि जो मॉडरेट है, माइल्ड है, या सीवियर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो रही है। तो ये सिंपल इन्वेस्टिगेशन है। और उसके बाद फिर डॉपलर का डुप्लेक्स करा सकते हैं। ठीक है। और एंजियोग्राम, डिपेंडिंग कि किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर कोई इन्वेजिव की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आगे का फिर आप टेस्ट कराते हैं। ठीक है। तो ये डॉपलर के बारे में ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को। ये डॉपलर बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन कैसे आप करते हैं इसको? ये डॉपलर एक तरह के अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। और हमने किया क्या, एक ब्लड प्रेशर कफ को लगा दिया पैर के पास मरीज के, ठीक है, काफ में, और पहले पल्स को देखा हमने, फिर डॉपलर को लगाया, जो बेस्ट सिग्नल आ रहा है ब्लड प्रेशर कफ को चढ़ाया, जैसे आम का ब्लड प्रेशर लेते हैं। ठीक। देखा जब सिग्नल ऑफ हो गया तो करीब 20 मिलीमीटर उससे ऊपर चले गए। ठीक है। मान लिया सिग्नल हमने देखा कि 150 पे, अब वो आवाज़ आनी उसमें बंद हो गई, हिसिंग साउंड, ठीक, मशीन में डॉपलर में, तो 170 180 के ऊपर चले गए। फिर उसको रिलीज़ किया और जहाँ पहला सिग्नल आया दैट इज़ द नॉर्मल, उसको आपने नोट किया। ठीक, ठीक जी। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि जी हमारे कम्युनिटी के लिए डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये पूछ लूँ आपसे कि जो सर्जिकल आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको, एंजियोप्लास्टी को थोड़ा सा बताइए और फिर आपका मैसेज। जी, एंजियोप्लास्टी एक तो लोकल एनेस्थेटिक में बिना किसी कट के एक नीडल के थ्रू हमने किया। ठीक है। और उसमें बस वही आर्टरी को ओपन कर दिया, अगर ज़रूरत हुई तो जो हम हार्ट के स्टेंट की बात करते हैं उसमें स्टेंट डाल दिया। ठीक है। और फिर लॉन्ग टर्म में वही कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर, स्टॉप स्मोकिंग, वॉकिंग एक्सरसाइजेज, डाइट कंट्रोल, एंटी प्लेटलेट्स, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे एस्प्रिन वगैरह की, खून को पतला करने की, खून को पतला करने की, स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने की, और उसके बाद हम रिस्क फैक्टर को ही कंट्रोल करते हैं। ठीक जी।
ठीक है। तो डॉक्टर साहब आखिर में आप हमारी कम्युनिटी के लिए, जिन लोगों को खून की शरेयानों से बचने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, मेरा एक ही मैसेज होगा कि अगर शक सुबह हो तो अपने जीपी से ज़रूर मिलें। मेजॉरिटी 90% टाइम वहीं सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे कम्युनिटी के लिए इंतहाई मुफीद मालूमात फराहम की। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल खुश नसीबी है मेरी कि हम आपके पास आ सके और अपने लोगों को कुछ नॉलेज बता सके जो छोटा मोटा मेरे पास है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। थोड़ा सा जो डॉक्टर साहब चीदा बातें हमने की थी, 1 सेकंड के अंदर उसको समराइज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज हम बात कर रहे थे खून की नालियाँ या खून की शरियानें जो हैं वो किस तरह से ब्लॉक होती हैं, उसमें ब्लॉकेज जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट में समराइज़ करके आपसे इजाज़त लूँगा। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब ने बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस खून के अंदर ब्लॉकेज, छोटे छोटे खून की चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। ये 10 साल की उम्र से आपका प्रोसेस शुरू होता है और अक्सर 40 साल की उम्र में आपको इसकी अलामात शुरू हो जाती हैं। बेशुमार इसकी अलामात हैं, जैसे अभी शुरू में हमने बात की थी, डॉक्टर साहब ने बताया था कि कौन से हिस्से की आपकी खून की शरियान आपकी ब्लॉक हो रही है। अगर दिल की आर्टरी ब्लॉक हो रही हैं तो आपको एंजाइना के सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपको जो है वो दिमाग के अंदर को खून के यानी ब्लॉक हो गई है तो उसकी वजह से आपको फालिज जो है वो स्ट्रोक हो सकता है। अगर हल्का सा अटैक हुआ तो मिनी स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो ये सारे वो अलामात हैं जिनका आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से ज़रूर करें। इसके रिस्क फैक्टर्स पे तफसील से हमने बात की थी। आप मैं यहीं आपसे कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने ज़रूर अपने जीपी से, जितने भी लोग हैं 30 साल से उम्र के लोग, अपने डॉक्टर से जीपी से अपॉइंटमेंट बना के ज़रूर अपना हेल्थ करवाएँ, जिसमें आपके डायबिटीज़ का चेक, कोलेस्ट्रॉल का और ये सारे रिस्क असेसमेंट की जा सकती है, जिसमें आपको बताया जा सकता है कि आप ये खून की शरियानी की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है अब आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ज़रूर हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और हमारे साथ, और ख़ास तौर से उन लोगों ने जिन्होंने हमारे साथ कनाडा से और पूरी यूके से टेलीफ़ोन लेकर हम कॉलर जो हमारे साथ शामिल हुए, उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शामिल होते हैं और हमारी इंकरेजमेंट भी होती है। इसी तरह हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुआ करें, हमें फ़ीडबैक भी देता रहा करें, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर यहीं मुलाकात होगी। जब तक ले इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।